नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। हमारा टॉपिक होने वाला हिंदी प्रैक्टिस सेट। अगर आपने पिछले प्रैक्टिस सेट नहीं लगाए, एक बार पिछले प्रैक्टिस सेट लगाओ। ये जो हमारे क्वेश्चन है सब आधुनिक हिंदी के आधार पर है, जो हमारे लेटेस्ट उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड राज्य में हिंदी के जितने भी क्वेश्चन आए हैं सबको उठाया गया है और ये हमारी वो पूरी सीरीज चलाई जा रही है। अब तक हम 70 से अधिक प्रैक्टिस सेट हिंदी के कर चुके हैं, जो जितने भी क्वेश्चन हमारे सब लेटेस्ट है। अगर आपने पिछले नहीं देखे, एक बार पिछले हिंदी के प्रैक्टिस सेट करो। दूसरी बात जो आपको याद रखना है कि उत्तराखंड का प्रैक्टिस सेट भी हमारा शुरू हो गया है, ठीक है, जो कराया जा रहा है परीक्षा वाणी के माध्यम से। परीक्षा वाणी में जितने भी हमारे क्वेश्चन है और क्वेश्चन बन सकते हैं परीक्षा वाणी बुक से, वो सब कराए जा रहे हैं। आप एक बार प्लेलिस्ट में जाओ, आप उसमें देखो, जो कराए जा रहे हैं हमारे उसमें पूरी डिटेल के साथ बताया जा रहा है। एक क्वेश्चन होगा, उसके बाद एक क्वेश्चन से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो सब कराए जा रहे हैं, ठीक है। इसमें अपने नंबर काउंट करना, कितने नंबर बनते हैं। शुरू कर लेते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। जो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, जब एक ध्वनि दो व्यंजनों से जुड़ जाए तो क्या कहलाती है। क्वेश्चन क्या है, जब एक ध्वनि की बात हो रही है, एक ध्वनि दो व्यंजनों से जुड़ जाए तो क्या कहलाती है। तो ये परिभाषा पूछी गई है। ये परिभाषा किसकी है, तो याद रखना संपृक्त ध्वनि की परिभाषा है। क्या परिभाषा संपृक्त ध्वनि की, कि जब एक ध्वनि दो व्यंजनों से जुड़ जाए तो क्या कहलाती है, संपृक्त ध्वनि कहलाती है। इसके उदाहरण में जो होते हैं, एक पूरा शब्द आएगा और उसके मध्य में आधा शब्द आता है, ठीक है, आधा अक्षर आता है। इस तरह से आप याद रख सकते हो, जिस तरह से लिखा हमने रक्त। रक्त किसका उदाहरण है, कहना संपृक्त ध्वनि का उदाहरण है। दूसरी ओर लिखते हैं सत्य, ये भी हमारा संपृक्त ध्वनि का उदाहरण है। उसके बाद कंबल, ये किसका उदाहरण है, ये भी हमारा संपृक्त ध्वनि का उदाहरण है। तो संपृक्त ध्वनि में जो हमारे शब्द बनते हैं उसके बीच में आधा शब्द आता है, ये आपको याद रखना है, ये ट्रिक दी गई है। उसके बाद जो याद रखना है आपको, ये दिया गया हमारा संयुक्त ध्वनि। पहली बात तो ये संयुक्त व्यंजन नहीं है, संयुक्त ध्वनि। कि संयुक्त ध्वनि क्या होती है, तो ये आपको याद रखना है। जब दो व्यंजन एक स्वर से जुड़ जाएं तो वहां पर कौन सी ध्वनि बन जाती है, हमारी संयुक्त ध्वनि बनती है। इसका उदाहरण देख लेते हैं। जिस तरह से हम एक शब्द लिख देते हैं स्थान। अब हमने जब ये स्थान लिखा, इसमें जो हमारा स है तो ये हमारा बिना ए के है, अर्थात इस पर हलंत लगा हुआ है। और इसके तुरंत बाद क्या आ जाएगा, है और आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद न और ए आ जाएगा। तो ये पूरा इसका वर्ण विच्छेद हुआ है। तो अब यहां पर आप ये देख सकते हैं कि ये जो दो हमारी ध्वनियां हैं, देखो ये दो क्या हमारे व्यंजन, और किससे जुड़े हुए हैं, एक स्वर से जुड़े हुए हैं। यही परिभाषा है, आप याद रखना। बिल्कुल आधुनिक क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन अब आने लगे हैं, तो याद रखना संयुक्त ध्वनि की क्या परिभाषा है। जब दो व्यंजन एक स्वर से जुड़ जाएं तो क्या बनाते हैं, संयुक्त ध्वनि बनाते हैं। और इसकी ट्रिक आपको क्या याद रखनी है, कि हमेशा संयुक्त ध्वनि में जो हमारा पहला शब्द होगा वो आधा होगा। जैसे देखो स्थान तभी बनेगा, उसके बाद जैसे आ जाएगा प्लान, उसके बाद आ जाएगा प्राण। तो ये सब किसके उदाहरण है, ये हमारे संयुक्त ध्वनि के उदाहरण है। तो संपृक्त ध्वनि और संयुक्त ध्वनि अलग अलग है, आपको याद रखना है। उसके बाद जो ऑप्शन नंबर सी में दी गई है युग्मक ध्वनि, ये क्या होती है, ये भी लेटेस्ट है, आपको याद रखना। जब कोई ध्वनि, याद रखना परिभाषा भी लिख लेना, जब कोई ध्वनि द्वित्व हो जाए तो वो किसका रूप ले लेती है, तो कहना युग्मक ध्वनि का रूप ले लेती है, ठीक है। द्वित्व कैसे हो जाएगी, जिस तरह से हम लिख देते हैं उज्ज्वल, हमने लिख दिया उज्ज्वल। तो ये देखो यहां पर क्या है, दो एक साथ आए हैं जय, तो ये क्या होगा, हमारे युग्मक ध्वनि का उदाहरण है। और बताते हैं, जैसे लिख देते हैं हम दिक्कत, तो ये डबल के एक साथ आ गए, ये हमारे युग्मक बन गए। उसके बाद लिख देते हैं हम दिल्ली, ठीक है। तो ये क्या हमारी युग्मक ध्वनि। हिंदी में जो पूछी जाएंगी, तीन ध्वनि पूछी जाएंगी, तीनों ध्वनि बता दी गई है। युग्मक ध्वनि इस तरह से बनती है। संयुक्त ध्वनि जो बन जाती है आपकी, उसमें आधा शब्द पहला आता है और उसके बाद दो व्यंजन एक स्वर से जुड़े होते हैं। और संपृक्त ध्वनि में क्या होते हैं, एक ध्वनि दो व्यंजनों से जुड़ी होती है और मध्य में क्या आता है, आधा शब्द आता है, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा पहला क्वेश्चन। उसके बाद देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, जो हमारा क्वेश्चन दूसरा दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है,
द्विगुण व्यंजनों का निर्माण हुआ है। द्विगुण व्यंजन सभी को पता है द्विगुण व्यंजन के बारे में कि द्विगुण व्यंजन की संख्या कितनी है, तो 2 होती है। कौन कौन से होते हैं हमारे, डैक और अणय हो जाते हैं। ठीक है, अगर हम इनका विस्तार पूर्वक पढ़े तो ये दोनों क्या होते हैं, तो सघोष होते हैं, दोनों ही सघोष होते हैं। इसी तरह से याद रखना, पहला वाला जो होता है अल्प प्राण होता है, दूसरा होता है महाप्राण। ठीक है, पहला अल्प प्राण, दूसरा महाप्राण, और दोनों क्या होते हैं, ये हमारे सघोष होते हैं। तो ये जो होती है हमारी द्विगुण व्यंजन होते हैं। अब क्या पूछा, इनका निर्माण कैसे होता है, तो ये जो हमारे द्विगुण व्यंजन होते हैं इनका निर्माण होता है हिंदी और फारसी से। ठीक है, याद रखना। अन्य चीज जो आपको याद रखना, ये जो हमारे होते हैं द्विगुण व्यंजन, इन्हें अन्य किस नाम से जानते हैं, इन्हें जानते हैं संकर वर्ण के नाम से जानते हैं। संकर वर्ण क्या होते हैं, तो कहना द्विगुण व्यंजन ही संकर वर्ण होते हैं, और इन्हें क्या बोलते हैं, उच्छिप्त व्यंजन बोलते हैं। क्या बोल देते हैं, उच्छिप्त व्यंजन बोल देते हैं। ठीक है, तो याद रखना, उच्छिप्त व्यंजन, संकर वर्ण या द्विगुण व्यंजन का जो जन्म हुआ कैसे हुआ, तो कहना हिंदी और फारसी भाषा से हुआ। ठीक है, क्योंकि इसके नीचे जो ये बिंदे लगे हुए जिसे हम बोलते हैं नुक्ता, ये किसके हैं, हमारे फारसी भाषा के हैं। ठीक है, याद रखना। तो द्विगुण व्यंजनों का निर्माण कैसा होता है, कहना हिंदी और फारसी से होता है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारा, अलंकार की परिभाषा किस व्यक्ति द्वारा दी गई थी। अलंकार के बारे में पूछा गया है। तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि अलंकार की परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी। अलंकार की परिभाषा जो दी गई थी, ये दी गई थी आचार्य दंडी द्वारा। ठीक है, अलंकारवादी कवि होता, तो अलंकारवादी कवि हम केशवदास को कहते हैं, और केशवदास को अलंकार का बादशाह कहते हैं, अलंकार का सम्राट कहते हैं। ठीक है, जबकि परिभाषा किसके द्वारा दी गई है, आचार्य दंडी द्वारा दी गई है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपको याद रखना है कि अलंकार का संस्थापक किसे बोला जाता है, तो अलंकार का संस्थापक बोला जाता है आचार्य वामन को। ठीक है, तो याद रखना, संस्थापक पूछा जाए आचार्य वामन, परिभाषा किसके द्वारा दी गई है, आचार्य दंडी, और अलंकारवादी कवि किसे कहा जाता है, केशवदास को कहा जाता है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारा, अखबार किस भाषा का शब्द है। हमारा अखबार दिया गया और पूछा ये हमारा किस भाषा का शब्द है। तो अलंकार नहीं है, अखबार है हमारा। अखबार जो हमारा है ये कौन सी भाषा का शब्द है, तो ये हमारा अरबी भाषा का शब्द है। अखबार कौन सी भाषा का शब्द है, अरबी भाषा के शब्द है। अरबी भाषा के अन्य महत्वपूर्ण शब्द होते हैं, जैसे हम लिख देते हैं मौसम। पूछा गया है कई बार, मौसम कौन सी भाषा का शब्द है, क्या ना अरबी भाषा का है। उसके बाद सुल्तान कौन सी भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का है। किताब जो पढ़ते हैं हम, कौन सी भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का है। व्यक्ति होते हैं गरीब, उसके बाद अमीर। ये वो क्वेश्चन है जो बिल्कुल आते रहते हैं हमारे, तो याद रखना, किताब, मौसम, सुल्तान, गरीब, अमीर। उसके बाद खुद तुर्की। तुर्की कौन सी भाषा का शब्द है, तो कहना अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं जो हमारे तुर्की भाषा के महत्वपूर्ण शब्द होते हैं। तो पहला होता है आपको उर्दू, कौन सी भाषा का शब्द है हमारा, तुर्की भाषा का शब्द है। उसके बाद मुगल भी तुर्की भाषा का शब्द है। बेगम भी तुर्की भाषा का शब्द है। ठीक है, और जो सबसे महत्वपूर्ण, जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, दरोगा जी। दरोगा कौन सी भाषा का शब्द है, तुर्की भाषा का शब्द है। ठीक है, उसके बाद फारसी भाषा का शब्द। तो फारसी भाषा का तो हमारा खुद हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है, हिंदी हमारा फारसी भाषा का शब्द है। उसके बाद रंग कौन सी भाषा का शब्द है, फारसी भाषा का है। उसके बाद दिल कौन सी भाषा का शब्द है, तो ये भी आपका फारसी भाषा का शब्द है। सरकार, सरदार, सब हमारे फारसी भाषा के। अंग्रेजी भाषा के शब्द जो होते हैं वो हम पहचान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं जो हमारा दिया गया है, दर उपसर्ग बना है। अर्थात ये जो हमारा दर उपसर्ग है कौन सी भाषा का उपसर्ग है। उपसर्ग से क्वेश्चन पूछे गए। उपसर्ग के बारे में आपको याद रखना है कि उपसर्ग क्या होते हैं हमारे, ये
अभिकारी होते हैं। क्या होते हैं उपसर्ग? अभिकारी होते हैं। और क्या होते हैं ये हमारे? तो शब्द का एक अंश होते हैं, शब्दांश होते हैं हमारे उपसर्ग। उसके बाद उपसर्ग के भेद कितने होते हैं? तो कहना 3 होते हैं जो दे रखे हैं तीनों ऑप्शन में। पहला होता है हमारा उर्दू के उपसर्ग, दूसरा हिंदी के उपसर्ग हो गए, उसके बाद संस्कृत में उपसर्ग। उर्दू में जो उपसर्ग होते हैं हमारे 19 होते हैं, हिंदी में हमारे 13 उपसर्ग होते हैं और संस्कृत में होते हैं हमारे 22। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है? दर कौन सी भाषा का उपसर्ग दिया गया है। तो ये जो दर दिया गया है ये हमारा उर्दू भाषा का उपसर्ग है। इस तरह से उपसर्ग अब आने लगे हैं, पहचान लेना। अन्य जो हमारे उर्दू भाषा के होते हैं, जैसे आपको याद रखना है ना पसंद में आता है, जैसे ला, ये हमारे उर्दू का ना भी, ला भी, और दर तो पूछा गया था। उसके बाद बे भी याद रखना, बे, जैसे बेरहम, उसके बाद हम। तो ये सब हमारे कौन सी भाषा के? उर्दू भाषा के। उसके बाद हिंदी भाषा के जो महत्वपूर्ण है, याद रखना आपको, ए, कौन सी भाषा का? हमारा ये हिंदी भाषा का है। उसके बाद नी संतान वाला, दू हो जाएगा। उसके बाद सु हो जाएगा, सुशिक्षित, कु हो जाएगा। तो ये हमारे हिंदी भाषा के उपसर्ग हो जाएंगे। उसके बाद संस्कृत भाषा के जो उपसर्ग होते हैं सभी पे हलंत लगा होता है, आपको याद रखना। और आते क्या क्या है? प्रति, निर और हलंत लगा देंगे। उसके बाद अभी क्या आ जाएगा? अनु, उत। तो ये सब कौन सी भाषा के? हमारे संस्कृत भाषा के। आपको याद रखना है और इसी तरह से याद रखना है कौन सी भाषा का कौन सा उपसर्ग होता है, क्योंकि अब इसी तरह से क्वेश्चन आने लगे हैं। उसके बाद देखते हैं ना अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, वह अनेक बोलियां बोलता है में क्रिया रूप बताना है। वह अनेक बोलियां बोलता में कौन सा क्रिया का रूप होगा? तो वह अनेक बोलियां बोलता है, इसमें हो जाएगा हमारा सजातीय क्रिया। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। सजातीय क्रिया की जो परिभाषा होती है वो आपको याद रखना है कि जब कर्म और क्रिया, जब कर्म और क्रिया दोनों एक ही धातु की हो तो वहां पर कौन सी क्रिया होती है? हमारी सजातीय क्रिया हो जाएंगी। जैसे बोली और बोल एक से ही बना है, ठीक है, तो कौन सी क्रिया हो जाएगी? हमारी सजातीय क्रिया हो जाएगी। जबकि प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी होती है? प्रेरणार्थक क्रिया वो क्रिया होती है जब हम किसी दूसरे से कार्य करवाते हैं। जैसे दादाजी माली से पेड़ कटवाते हैं, तो दादाजी दूसरे से कार्य करवा रहे हैं, तो ये हमारी प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। नाम धातु क्रिया क्या होती है? तो याद रखना, ये जो क्रियाएं बनती है संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से कौन सी क्रिया बन जाती है? तो कहना नाम धातु क्रिया बन जाती है। संयुक्त क्रिया आपको पता है, जब साथ में क्रिया है वो संयुक्त क्रिया हो जाती है। तो ये क्रिया से क्वेश्चन था, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ए का उच्चारण स्थान क्या होगा? ए का उच्चारण स्थान का नाम बताना है, क्या होगा? पहला दिया गया है तालव्य, उसके बाद दंतीय, उसके बाद दिया गया है कंठ ओष्ठ और लास्ट कंठ तालव्य। तो ये जो होता है हमारा कई बार रिपीट होता रहता है, ये हमारा कंठ तालव्य होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोनों ए आ जाते हैं, छोटा भी ए और ए दोनों हमारे क्या है? कंठ तालव्य होते हैं, ठीक है, याद रखना। अगर होता है जो हमारा ऑप्शन नंबर सी दिया गया कंठोष्ठ, तो कंठोष्ठ में हमारे ओ आ जाते हैं, दोनों ओ और औ दोनों क्या होते हैं? हमारे कंठोष्ठ हो जाते हैं। उसके बाद जो हमारा तालव्य होता, इसमें हमारी ई आ जाती, दोनों छोटी ई और बड़ी ई, ठीक है। उसके बाद आपको बताना है कि जो हमारा स्वर है वो दंत में कौन सा आता है, ठीक है। ये आपके लिए गिव अवे है, आप देखना किस तरह से आपकी वर्णमाला चल रही है, याद रखना। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8 जो हमारा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया हमारा, इसमें पूछा गया है किस क्रम में अघोष व्यंजन है? तो आपको याद रखना, ये जो हमारे संघर्षी व्यंजन होते हैं, तीनों से जो होते हैं, ये क्या होते हैं? हमारे अघोष होते हैं, ठीक है, याद रखना। तीनों से
से, से और उसके बाद है। तो ये जो होते हैं हमारे संघर्षी चारों, इनमें ये जो हमारे शुरू के 3 होते हैं, ये क्या होते हैं? अघोष होते हैं, ठीक है। जबकि है क्या होता है? ये हमारा सघोष हो जाता है, ठीक है को अन्य किस नाम से जानते हैं? इसे हम है को हंसपद भी बोलते हैं, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है हंसपद से, ठीक है को क्या कहते हैं हम? काकल्य ध्वनि भी बोलते हैं हम। काकल्य ध्वनि किसे बोलते हैं? ये भी हम है को बोल देते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना कौन सा हमारा अघोष व्यंजन है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, वचन से क्वेश्चन पूछा गया है और क्वेश्चन हमारा दिए गए 4 विकल्पों में से प्रति का बहुवचन कौन सा होगा? क्या प्रति का बहुवचन होगा भी या नहीं होगा? इसका आंसर आपको देना है, बताओ क्या होगा। प्रति का बहुवचन बताना है, तो प्रति का जो बहुवचन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। प्रति का क्या हो जाएगा? प्रत्यय हो जाएगा। वचन से क्वेश्चन है, वचन के बारे में चीज याद रखना कि वचन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो वचन का शाब्दिक अर्थ होता है संख्या, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है वचन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संख्या होता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, मनोयोग शब्द का संधि विच्छेद बताना है, और संधि विच्छेद नहीं, इसमें बताना संधि कौन सी होगी? मनयोग। तो मनयोग का जो संधि विच्छेद होगा मने धन योग हो जाएगा, मने धन, वो संधि कौन सी हो जाएगी हमारी? ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा, विसर्ग संधि हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा विलोम शब्द से दिया गया है, कौन सा युग्म विपरीतार्थी है, अर्थात एक ऑप्शन बताना है। विलोम शब्द से क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए। पहला दिया गया अज्ञ प्रज्ञ, उसके बाद ज्ञानी विज्ञ, उसके बाद मयंक मृगांक, उसके बाद पादप और बीटा। कौन सा आंसर हमारा होगा? तो जो हमारा विलोम शब्द होगा ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो हमारा दिया गया है अज्ञ, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है मूर्ख। क्या होता है? मूर्ख, जो बिल्कुल कुछ जानता ना हो। जबकि प्रज्ञा का क्या होता है? इसका होता है विद्वान या जानकार, ठीक है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा? विलोम शब्द से ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, निम्नलिखित में मूक का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है? मूक का अनेकार्थी शब्द कौन सा शब्द हमारा नहीं होगा? तो मूक का जो आंसर नहीं होगा ये ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा, विवश। मूक का अनेकार्थी शब्द नहीं होगा, ठीक है। बाकी अन्य जो दिए गए हैं गूंगा, शांत और चुप सब होते हैं, मूक का मतलब ही चुप होता है, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 जो हमारा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, दीवा और दीवा युग्म का सही शब्द बताना है, इनका क्या अर्थ बनेगा? अर्थात शब्द युग्म से क्वेश्चन है, कौन सा हमारा आंसर होगा? तो पहला जो दिया गया है दीवा, इसका अर्थ होता है दिन, और दूसरा दीवा ये होता है आपका दीपक। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन है, शब्द युग्म से क्वेश्चन है, हर टॉपिक से क्वेश्चन होगा, ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा जिससे क्वेश्चन ना पूछा जाए। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन देख लेते हैं जो हमारा दिया गया है क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कर्ता संबंधी की दृष्टि से अशुद्ध है? अर्थात किसमें कर्ता का सही तरह से प्रयोग नहीं किया गया है, कौन सा हमारा वाक्य गलत होगा, अशुद्ध बताना है। पहला दिया गया है मुझे क्या करना है, उसने कहा तब मैं आया, उसके बाद दानेदार चाय, या रात को पहरेदार आया। कौन सा शब्द है हमारा जो अशुद्ध हमारा दिया गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। जो हमारा शुद्ध रूप होगा इसका हो जाएगा कर्ता संबंधी अशुद्धि बतानी, तो आंसर जो हो जाएगा हमारा इसमें हो जाएगा पहरेदार, जो कर्ता शुरू में आ जाएगा पहरेदार रात को आया, ये अब इसका शुद्ध रूप हो जाएगा, ठीक है। अब ये कर्ता संबंधी जो हमारी अशुद्धि है ये शुद्ध हो जाएगा।
उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया है विजिलेंस पूछा है, इसका हिंदी रूपांतरण पूछा है, क्या होता है विजिलेंस का हिंदी रूपांतरण। तो विजिलेंस का हिंदी रूपांतरण होता है हमारा ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा सतर्कता। क्या होता है विजिलेंस। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है किसी कार्यवाही पर सहमति होना, अर्थात वाक्यांश का क्वेश्चन है हमारा, किसी कार्यवाही पर सहमति देना क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा अनुमोदन। किसी कार्यवाही पर अपनी सहमति देना क्या होता है अनुमोदन होता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है सामान्यतः पत्र कितने प्रकार के होते हैं। बड़ा आसान क्वेश्चन है, तो इसका जो आंसर माना गया है ये आपका बिहार में आया हुआ क्वेश्चन है, याद रखना। सामान्यतः पत्र कितने प्रकार के होते हैं, तो सामान्यतः पत्र 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो पहला होता है आपका व्यक्तिगत पत्र और दूसरा होता है प्रशासनिक। व्यक्तिगत और प्रशासनिक होते हैं। ठीक है, तो आंसर हमारा ए हो जाएगा, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं जो हमारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18वें नंबर का जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है। 18वां क्वेश्चन दिया गया है अनुस्मारक का अन्य नाम क्या है। अनुस्मारक पत्र का अन्य नाम क्या होता है, तो याद रखना अनुस्मारक पत्र का अन्य नाम क्या होता है हमारा स्मरण पत्र भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट किस क्रमांक में आब प्रत्यय नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और प्रत्यय से क्वेश्चन है किसमें आब प्रत्यय नहीं दिया गया है। प्रत्यय से क्वेश्चन है, याद रखना प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, तो प्रत्यय के 2 भेद होते हैं। पहला होता है कृत प्रत्यय और दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय जो होते हैं ये किन के साथ आते हैं, तो याद रखना ये क्रिया के साथ आते हैं और धातु के साथ आते हैं, जबकि तद्धित जो प्रत्यय हमारे ये आपके संज्ञा के साथ आते हैं, सर्वनाम के साथ आते हैं और विशेषण के साथ आते हैं। ठीक है, प्रत्यय शब्द याद रखना प्रत्यय शब्द के बाद में लगते हैं अर्थात अंत में लगते हैं, और ये भी क्या होते हैं हमारे अविकारी शब्द होते हैं। प्रत्यय भी क्या होते हैं अविकारी होते हैं, और ये भी हमारे शब्द का अंश होता है। जैसे उपसर्ग होते हैं ऐसे ही प्रत्यय होते हैं, बस उपसर्ग शुरू में लगते हैं प्रत्यय बाद में लगते हैं। इसमें दिया गया है किस क्रमांक में आब प्रत्यय सही प्रयोग नहीं हुआ है, तो जो लिखा हुआ ऑप्शन नंबर सी हमारा लिख आब, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी अन्य सब में बचाव तनाव और रखाव में सही प्रयोग किए गए हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारा किस क्रम में नि उपसर्ग नहीं है। उपसर्ग से दिया गया, किसमें पूछा है नि उपसर्ग नहीं है। उपसर्ग से पहले भी क्वेश्चन था, इसमें भी है। नि उपसर्ग का प्रयोग किसमें नहीं किया गया है, तो याद रखना ऑप्शन नंबर सी में नि उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है, क्योंकि इसमें अभी बचा हुआ रह है, बाकी अन्य में सब दिया गया है। ठीक है, तो याद रखना किसमें प्रयोग नहीं किया गया है, तो कहना ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है, देखते हैं विप्र जाल शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। विप्र जाल का सही संधि विच्छेद क्या होगा। पहले तो संधि याद रखना कि इसमें संधि कौन सी है, तो इसमें हमारी व्यंजन संधि हो जाएगी। कौन सी संधि है, व्यंजन संधि हो जाएगी। ठीक है, और इसका जो हमारा सही विच्छेद हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। विप्त धन जल हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म नहीं है, जो हमारा सही नहीं है। पहला दिया गया ऑप्शन में संपत्ति का विपत्ति होता है, उसके बाद उर्वर का ऊसर होता है, ऑप्शन नंबर सी भी हमारा सही दिया गया है। ठीक है, उसके बाद इष्ट का अनिष्ट ये भी होता है, अचल का अविचल नहीं होता, अचल का क्या होता है चल होता है। ठीक है, तो कौन सा गलत है हमारा आंसर हमारा हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा गलत दिया गया है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया हमारा पार्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है।
पार्वती का कौन सा शब्द पर्यायवाची नहीं है? पर्यायवाची से क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो पार्वती के जो अन्य नाम आते हैं याद रखना, अंबिका बोलते हैं। किसे बोला गया अंबिका? पार्वती को बोलते हैं। उसके बाद अंबिका, शैलजा, शिवानी, उमा भवानी। उसके बाद नेक्स्ट रुद्राणी, आर्य होता है, गौरी तो होता ही है, बहुत प्रसिद्ध है, अपर्णा भी हो जाता है। उसके बाद गिरिजा, तो होता कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए नहीं होता है पार्वती का पर्यायवाची। ठीक है, तो ये फिर किसका होता है? तो जानकी होता है, सीता का पर्यायवाची। किसका पर्यायवाची है? सीता का पर्यायवाची है जानकी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। पर्यायवाची विलोम शब्द से क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। क्वेश्चन देखते हैं जो हमारा दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया हमारा, ढीठ शब्द का तत्सम क्या होगा? तत्सम से भी क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा है ढीठ का तत्सम रूप क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। ढीठ का क्या हो जाएगा? धृष्ट हो जाएगा, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया हमारा, प्रेस विज्ञप्ति में शामिल किया जाता है, अर्थात प्रेस विज्ञप्ति में क्या क्या शामिल किया जाता है? पहला दिया गया है सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालयों द्वारा अपने किसी नीतिगत निर्णय को शामिल किया जाता है प्रेस विज्ञप्ति में। उसके बाद देखते हैं दूसरा, निर्देश या निश्चय को समाचार पत्र, टीवी, रेडियो आदि में प्रकाशित प्रसारित करवाया जाता है, प्रेस विज्ञप्ति में करवाया जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। तो आज जो क्वेश्चन करे हमने, टोटल हमारे 25 क्वेश्चन थे, लेटेस्ट क्वेश्चन है सब। इसी तरह के क्वेश्चन के लिए जुड़े रहिए हमसे। उसके बाद अब बात कर लेते हैं अपने गिव अवे के बारे में। तो गिव अवे जो हमारा है उसके बारे में आपको बताना है कि ऐसा शब्द जो आपका अग्रस्वर भी है, उसके बाद संवृत भी है, जो अग्रस्वर भी है और हमारा संवृत भी है, ऐसे हमारे कौन कौन से वर्ण हैं ये आपको बताना है। ठीक है, उसके बाद वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।